चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं मुरारी तिवारी जी को। आप एक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल के, वर्तमान में आप मेंबर भी हैं, एक वकील, और आप उस तमाम प्रक्रिया से गुजरते हैं। आखिर एक आम आदमी, सर इस पहलू को देखें कि एक आम आदमी को कोर्ट जाते हुए डर क्यों लगता है, वो अक्सर डर क्यों जाता है। एक आपने उस फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अंततः आदमी की जिंदगी चली जाती है और एक दिन न्याय नहीं मिल पाता है। वो न्याय कैसे मिलेगा, हमारी पूरी प्रक्रिया में किस संवेदना की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुरारी तिवारी जी को। इन दो पंक्तियों के साथ किसी ने बहुत खूब कहा कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा पर लाजवाब कर देगा। क्यों झूठों का ही दबदबा समाज में बढ़ता जा रहा है और सच परेशान सा होता जा रहा है। इन तमाम मूल्यों पर प्रकाश डालें माननीय मुरारी तिवारी जी। आप विशेषज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं, निवेदन है सर मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you, Prabhas, for appreciating me a lot. माननीय मंत्री श्री विजय सांपला जी, मेरे दो गुरु बैठे हैं यहाँ, अश्विनी कुमार बंसल जी एंड प्रोफेसर एस.सी. रैना जी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दो गुरु यहाँ बैठे हों और मैं खुद भी खड़ा हूँ इनके समक्ष बोलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कोई त्रुटि होगी तो ये जरूर, जैसा रहा है कल्चर हमारा कि गुरु का आशीर्वाद हमेशा अपने शिष्यों पर बना रहता है। आकाशदीप को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आकाश ने इतना बढ़िया आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसकी पूरी टीम ने, और टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं। प्रभास ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। तो आजकल एक जोक बड़ा वायरल हुआ पड़ा है कि एक जंगल में, सर राणा साहब, एक जंगल में भैंस भागी जा रही थी, तो चूहे ने पूछा कि बहन क्यों भाग रही हो, तो भैंस ने जवाब दिया कि अभी जंगल में पुलिस आई है और वो हाथी को खोज रहे हैं। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मुझे पकड़ न ले, और मुझे ये प्रूव करने में लगभग 20 साल लग जाएगा अदालतों में कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। तो साथ में चूहा भी उसके साथ भाग लिया, बोला कि हो सकता है कि मेरा ही नंबर ना आ जाए कहीं, तो लेट अस रन अवे। हमारे डीन साहब ने आज बड़ा बढ़िया रखा कि लेट अस टॉक इन हिंदी, जिससे कि थोड़ा आपस में इंट्रैक्शन हो, और हमारे मंत्री जी भी बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से हैं। पंजाबी सर मैं भी बोल सकता हूँ, आई हैव स्टडीड फ्रॉम खालसा कॉलेज, लेकिन हिंदी ज़्यादा अच्छा कि आपने चूज किया इसकी लैंग्वेज। सबसे बड़ी बात है, रैना साहब के साथ टीवी पर भी एक दो बार मैं वाकिफ हो पाया हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर से समझ करके। सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ क्या है कि आप लोग अभी लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ मुझे लगता है कि करीब करीब सब लॉ के स्टूडेंट हैं। सर ने भी हमें लॉ पढ़ाया है, आप लोग को भी पढ़ाया है, पढ़ रहे हैं, और लगातार अभी भी हम पढ़ रहे हैं। इवन कि एज ए जज आप रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर बाहर में आते हैं, तो कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोलना पड़ता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग एट बार। लिटरल मीनिंग उसकी ये है कि इस लॉ को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, जिंदगी भर सीखना पड़ता है। प्रैक्टिस मीन्स यू कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, इवन रिटायर एज ए हाई कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट से भी आप रिटायर होते हैं, कोई आपको ऐसी कमीशन मिलता है जिसमें आपको फिर सीखना पड़ता है, फिर नई नई चीजें आती हैं। मैंने अभी 25 साल के अपने जर्नी में मैंने क्या अनुभव किया है कि हमारे यहाँ दो चीजें हैं, लॉ है और इक्विटी है। लॉ और इक्विटी दोनों साथ साथ चलती है। आप जैसा कि सब पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत लीगल प्रोविजंस हैं जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। दे कैन अप्लाई देयर डिस्क्रिशन एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी ऑर्डर। जैसे आपका 438 है, ऑर्डर 39 1 और 2 है सीपीसी का। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आपको मिलेंगे, अभी आपने जितना पढ़ा होगा उसमें कुछ ऐसे मिले होंगे प्रोविजन जिसमें डिस्क्रिशन यूज होता है। तो डिस्क्रिशन यूज करते वक्त उस वक्त जो असली जो चीज आती है वो ह्यूमन वैल्यूज आती है। ह्यूमन वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर, वो जो न्यायिक ऑफिसर बैठा, अधिकारी बैठा है, उसका लाइफ का अपना ह्यूमन वैल्यूज क्या है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, समाज के प्रति उसका रुख क्या है, ये बड़ा मैटर करता है जिस वक्त डिस्क्रिशन अप्लाई करना होता है। I will not name anybody, I will not name any judge,
राणा साहब, ऐसा मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ ऐसे भी जज रहे हैं जिनके किराएदार ने उनको बड़ा तंग किया है व्हेन ही वाज ए लैंडलॉर्ड। तो जैसे ही कोई मैटर आता है टेनेंट रिलेटेड, तो एक अपना ओपिनियन बना के बैठे होते हैं कि ये किराएदार है तो इसने जरूर मकान मालिक को तंग किया होगा। और वो जज अगर किराएदार रहे हैं तो मकान मालिक का केस आ गया। ये हमने एज ए प्रैक्टिस, प्रभास ने ऐसा क्वेश्चन रेज किया कि सर अपने बाहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई नेवर डिजायर टू बी ए जज, आई ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड लॉयर। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये पर्सनल विंग्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर मैटर करता है। उसके लिए ह्यूमन वैल्यूज का ठीक होना, बैलेंस होना, कहीं किसी तरह की मन में बायसनेस नहीं आना बहुत जरूरी है। तो मैं तो एक न्यायिक अधिकारी की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इट गोज टू द लॉयर्स। लॉयर का भी भूमिका उतना ही इंपॉर्टेंट है समाज में कि वो भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करता है, ब्रीफ लेते वक्त उस ब्रीफ को उसी नजरिए से देखने लगता है, तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी में कई बार बहुत गंदा पड़ता है। तो आकाशदीप को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने तो अभी ज्वाइन करना है इस प्रोफेशन को, तो आप सबसे इस स्टेज के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको आप भूलने की कोशिश करें। जो नेगेटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, उसको अडॉप्ट करें। इसी तरह से स्टूडेंट लेवल पर अगर ये सोच दिमाग में आ जाए तो वी कैन रिफॉर्म द लीगल सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ये बड़ा जरूरी है कि पर्सनल परसेप्शन को अपने प्रोफेशन में डालने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने महसूस किया। आप एक न्यूट्रल नजरिए से देखें। एज ए लॉयर भी आप अपने ब्रीफ को पॉजिटिवली लें, जिससे कि समाज को बहुत कोई क्षति ना हो रहा हो, किसी के साथ कोई बहुत अनर्थ हो गया हो तो उसके लिए न्याय मिले, जो प्राइमरली एक लॉयर की ड्यूटी है, टू ऑब्टेन जस्टिस फॉर जस्टिस सीकर, जिसको कि न्याय मिले। तो ह्यूमन वैल्यूज फिर वही आता है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है इस स्टेज के माध्यम से। और हमारा ऑलरेडी एडवोकेट आर्ट में प्रोफेशनल एथिक्स है, जिसको कि सर लोगों ने आपको पढ़ाया होगा या पढ़ा रहे होंगे। जिस वक्त लॉयर्स की रजिस्ट्रेशन होती है, उस एक ब्रीफ स्पीच जो डिलीवर करता हूं मैं, उस वक्त मेरी एक ही कोशिश रहती है कि हर एक स्टूडेंट को जो लॉ ज्वाइन कर रहा है उसको ये बताया जाए कि जो एडवोकेट कल आकर के रजिस्टर्ड हो गया वो आपका सीनियर है। आप कोर्ट में जाएं तो आप उसके लिए सीट छोड़ें अगर आपका सीनियर आपके सर पर खड़ा है। आपका कोई सीनियर मेंबर, कोई ओल्ड मेंबर, एजेड मेंबर, हैंडीकैप मेंबर कोर्ट में खड़ा है, उसके लिए आप जगह दें। अदरवाइज डे बाय डे अभी हमने जो नोटिस किया है, जो यूथ आ रहा है प्रोफेशन में, उसमें एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी अप्रोच है। हो सकता है कि वो जस्टिफाइबल हो, दे डोंट माइंड कि वो खड़ा है सीनियर तो खड़े रहने दो, वो अगर ट्रबल में है तो ट्रबल में रहने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टेंडेंसी हमें निकालनी होगी। इस तरह के मोरल वैल्यूज को हमें खत्म करना होगा जो डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि हर एक स्टूडेंट को बताया जाए कि आप अपने सीनियर से हमेशा सीख सकते हैं, एक सीखने की टेंडेंसी रखो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, मुझे जो आकाश ने बताया कि ह्यूमन वैल्यूज का जो लीगल सिस्टम, तो आई एम मोर कन्फाइंड टू दैट। अदरवाइज एवरीबॉडी नोज कि सोसाइटी में कितना डिक्रीज होता जा रहा है और हम साथ साथ में कंसर्न भी हैं और कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो दिस इज आयरनी इन आवर बिहेवियर। तो उसको हमें सीधा सीधा स्टिक करना होगा और हमें अपने आप को रिफॉर्म करना होगा और हर एक स्टेज पर इन चीजों के बारे में समझना होगा। पहले अपने से समझना शुरू करें, धीरे 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 करके मुझे लगता है कि पूरे समाज लेवल पर। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मंत्री जी बैठे हैं, गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, मोरल वैल्यूज का खुद ही इतना ध्यान रखती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब कभी भी इस तरह की समस्या में कभी भी आएंगे तो मंत्री जी हमेशा हम लोगों के लिए मदद करेंगे और जो मेरे से हो सकता है मैं भी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे इस बात का एहसास रहता है कि मैं इस फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, मुझे जो इस फैकल्टी से बच्चा आता है उसको मुझे मदद करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक अपने आप में मोरल वैल्यूज हैं, अपने ह्यूमन वैल्यूज हैं। इस कल्चर को, इस रिच कल्चर को हमें चलाए रहना है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में करीब करीब हमारे 40 में से 38 जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं एंड दे आर वेल डिसिप्लिन और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुओं ने इतना अच्छा यहाँ सिखाया है, समझाया है और मुझे लगता है कि ये लेगेसी चलती रहनी चाहिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।
मुरारी सर का बहुत बहुत शुक्रिया विषय के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। उन्होंने हमसे भी तमाम अपेक्षाएं की कि युवा पीढ़ी से क्या उम्मीद है। बिल्कुल सर, हम आपको भरोसा देते हैं पूरी लॉ फैकल्टी की तरफ से कि बिल्कुल आपके तमाम बातों पर हम खरे उतरें कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज सितारे चांद सभी साथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम तूफानों से कह दो कि औकात में रहे। बिल्कुल हम तमाम संघर्षों का सामना करते हुए हमें प्रयास करेंगे कि हम अपने अंदर उन तमाम मानवीय मूल्यों को विकसित करें। अब मैं बिना विलंब किए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री संपला सर को आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए दो पंक्तियों के साथ कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित आज के हमारे प्रोफेसर अश्विनी बांसल जी डीन साहब, और खुशी है कि पंजाब से हैं प्रोफेसर एस.सी. रैना जी, गेस्ट ऑफ ऑनर मुरारी तिवारी जी और LLM के प्रेसिडेंट आकाशदीप नागल जी, और मंच का संचालन कर रहे हैं प्रभांशु जी, और सामने बैठे सभी भाई बहनों। मैं जब आकाश जी के साथी आए थे मुझे निमंत्रण देने के लिए एक दिन पहले दे गए, तो रात को मेरा बेटा बोलता है, वैसे वो भी ला ग्रेजुएट है, कहता है कि डैडी आप तो कभी कॉलेज गए नहीं, तो ये ला वाले आपको बुलाने आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, पर जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ अभी कॉलेजों में जाना ज़्यादा शुरू कर दिया है। पढ़ने के लिए तो नहीं, ना पढ़ाने के लिए भी नहीं, मगर पता नहीं क्यों लोग बुलाते हैं तो फिर भी जाते हैं, जाना भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने वैसे उसको कहा बेटे कि वो इसलिए आए होंगे कि उनको लगा होगा कि हमारी कुछ सिमिलरिटी है। तो कहने क्या लगा कि मैं कहा भी अगर किसी को बुरी नज़र से हम देखते हैं, इस देश में कहीं भी कुछ आपदा पड़ जाए, वो चाहे कुदरती हो चाहे मानवीय तैयार की हो, अगर उसमें सबसे पहली गाली निकालनी हो तो किसको निकालते हैं? पॉलिटिशियन को, नेता को दोष देते हैं। तो मैंने कहा नेता के ऊपर भी ये लोग यकीन नहीं करते मगर बना देते हैं, बनाते भी यही लोग हैं मगर यकीन नहीं करते। ऐसे वकील के ऊपर भी है, सभी कहते हैं यार ये झूठ का केस लड़ देते हैं मगर सभी उसी के पास ही जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब वकील को भी झूठा कहते हैं और नेता को भी झूठा कहते हैं, इसलिए हमारी कोई ना कोई सिमिलरिटी है। तो मैंने कहा इसलिए शायद मुझे बुलाया हो। तो मैंने कहा चलो, और फिर भी बाद में भी सोचा कि शायद आज कुछ गड़बड़ चल रही थी पीछे। मैंने बार बार अपने पीए को बोल रहा था कि जरा PSO पार्लियामेंट को पूछो क्या चल रहा है। तो बीच में डिसाइड हो रहा था कि जाएं या ना जाएं। तो मैंने कहा चलते हैं, कि पार्लियामेंट तो चलती नहीं है, जो चलता है वो तो चला दे। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और अभी बांसल साहब बैठे थे तो कहने लगे कि इंग्लिश में बोलेंगे कि हिंदी में। मैंने कहा मैं कभी स्कूल कॉलेज तो गया ही नहीं, स्कूल बड़ी मुश्किल से पूरा किया है, तो इंग्लिश का तो मेरे बस का काम है। तो इंग्लिश में वैसे ऐसे ही बोल लेता हूँ कि भाई एक बार वो पंजाबी, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है सारा NRI बेल्ट है, सभी कोई तो विदेश में गया है। तो मेरे जैसा कोई लड़का विदेश में रहता था, तो आप जैसा कोई लॉ ग्रेजुएट चला गया, तो जाके वहाँ पर उसका प्रोग्राम चेंज हो गया, शेड्यूल चेंज हो गया। तो वो कह रहा है कि भाई टिकट रिफंड करवानी है, तो एयरलाइन के ऑफिस में चला गया। आधा घंटा समझाता रहा। एक तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, दूसरा शब्दों के बोलने में दूसरे तरह भी अंतर है। आप शेड्यूल्ड कहते हैं, वो कैजुअल कहते हैं। आप प्रोग्राम उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आधा घंटा माथा पर्ची करने के बाद वो टिकट हाथ में पकड़ी, परेशान होकर बाहर निकला। तो जो मेरे जैसा आदमी खड़ा था बोला क्या भाई क्या हो गया, बहुत परेशान हो। कहता यार आधा घंटा हो गया, मैंने टिकट रिफंड करवानी है, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो बस मैंने पकड़ा हुआ टिकट।
वो टिकट गया और विंडो के ऊपर जाकर बोला टिकट बैक मनी बैक, और उसने टिकट ली, उसका रिफंड करके उसके हाथ में पकड़ा दिया और बाद में बोला मेरे जैसा कि अगर और बस इतने काम थे ना, और भी काम होगा तो मुझे बता देना। तो मेरे अंग्रेजी तो मनी बैग टिकट बैग तक है। साथियों, अभी आपके साथ क्योंकि अट्रैक्शन था कि ह्यूमन वैल्यूज के लिए मैं ये तब सुना रहा था कि पहले माहौल भी बन जाए, जब तक सीधा सावधान विश्राम में भाषण शुरू करो ना तो समझ में भी नहीं आता, थोड़ा सा माहौल हंसोगे तो सुनने के लिए अट्रैक्शन भी बननी चाहिए। साथियों, क्योंकि मैं जब खास करके किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ अट्रैक्शन करता हूँ तो उसमें मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं जरूर शेयर करता हूँ। उसका कारण ये भी नहीं है कि भी इससे मैंने क्या किया ये नहीं किया, मगर उसके लिए आपके जीवन में ऐसी स्थिति भी ना आए, आप पहले ही से ही प्रिपेयर रहें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में लेबर बहुत दे दी है। 11 साल तक मैं सऊदी अरब में भी लेबर किया, बेलचा चलाया, सब कुछ किया है। मैसन का भी हेल्पर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन का भी हेल्पर, प्लम्बर का भी हेल्पर, और इस स्थिति से आज मैं मंत्री की स्थिति पे पहुंच गया। मगर यहाँ पर पहुंचने के लिए बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर घटती हैं, नहीं तो लेबर के आदमी ऐसे ही होता तो सबको चांस मिलता। मैं ये घटना इस जरूर सुनाता हूँ अपने उन साथियों को, कम से कम जिन्होंने आगे जीवन की शुरुआत करनी है। कि मैं सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक मजदूर था और मेरा बॉस जो है वो प्लम्बर था, इमीडिएट बॉस। मैं प्लम्बर का एक हेल्पर था, और क्योंकि प्लम्बर का काम तो बाथरूम में काम करना, और जब लेबर काम करती है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं गंदगी फैली रहती है, जहाँ देखा किसी ने पेशाब कर दिया, किसी ने टॉयलेट कर दिया, ऐसा चलता है। तो जिस बाथरूम में हमने फिनिशिंग टच देना था उसमें कोई ना कोई टॉयलेट कर